तो इसमें देखिए दो स्टेटमेंट है और आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला कह रहे हैं जो कोर्ट्स हैं दे आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर टू द एडवाइस गिवन बाय द मिनिस्टर टू द गवर्नर, यानी जो मिनिस्टर्स एडवाइस दे रहे हैं गवर्नर को उस चीज़ में कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 163 के क्लॉज 3 में ये मेंशन्ड है कि जो गवर्नर का एडवाइस मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है। तो कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स, यानी इस केस में ये बात सही देखने को मिलती है। और दूसरा कह रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं उनका कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। ये बात तो गलत है। ये बात तो हमें पता है आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दे आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि सेंटर में हम देखते हैं वही स्टेट में अप्लाई होती है। यानी मिनिस्टर्स कैन ऑल्सो बी इंडिविजुअली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, है ना। और अगर कोई अनलॉफुल एक्ट उनके पर्सनल कैपेसिटी में किया जाता है तो भी उन्हें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकता है। दैट मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं डेफिनेटली, है ना। तो सेकंड यहाँ पे गलत है। और ये जो इंटरप्रिटेशन है ये समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये बात कहना कि मिनिस्टर का तो कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है संवैधानिक प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, तो ये बात गलत हो जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, पहला सही है बट दूसरा गलत है। आंसर ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिले हैं। ऐसे क्वेश्चन पहले भी कई बार पीवाईक्यू में देखने को मिले हैं जिसमें वो आपसे अक्सर पूछते हैं कि वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं या नहीं होते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं लेके आया हूँ क्योंकि आपको पता ही होगा ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द टू आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड स्टेट लेवल इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब ये कह रहे हैं ना कि एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी वाली बात है। तो इस चीज़ को बेसिकली ओवरराइड कर दिया जा रहा है और ये एक डीपीएसपी के थ्रू किया जा रहा है। मैंने हिंट दे दिया। तो आप बताओ इसमें से आंसर क्या होगा। आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आर्टिकल 39 ये आप देखो एक सवाल पूछा गया था सिविल सर्विस में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है, मतलब जो संग्रह किया जा रहा है धन का, ये किस चीज़ को वायलेट करता है, किस चीज़ की अवमानना करता है। बड़ा ही शानदार सवाल है दोस्तों। एक बात हम अक्सर पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में कि इंडिया में अब कुछ एक कहते हैं कि 1% लोगों के पास 50% वेल्थ है, इस तरह कुछ डेटा आता रहता है। तो हम एक बात बहुत अच्छे समझते हैं कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं है, और ये बात इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं है, वर्ल्ड में भी हम ये चीज़ देखते हैं। तो जब हम पॉवर्टी के कारण पढ़ते हैं, गरीबी के कारण पढ़ते हैं, तो उसमें ये बात हम मेजरली पढ़ते हैं कि कुछ एक लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया। तो यही चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे डीपीएसपी में एक बात मेंशन है कि जो धन का संग्रह है, कंसंट्रेशन है, वो किस चीज़ का विरोध करता है। तो ये बात यहाँ पे डीपीएसपी में देखने को मिलती है ना। आर्टिकल 39 में ये चीज़ देखने को मिलती है। और इस हिसाब से जब हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि जो राइट टू इक्वालिटी है यानी समानता का अधिकार है उसको ओवरराइड कर देता है। तो ये जो स्टेट लेवल इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है ये आर्टिकल 39 में देखने को मिलती है। और आर्टिकल 31C भी आप पहले समझ लो। देखो ओरिजिनली जो आर्टिकल 31C है ना, ये प्रोवाइड करता था कि कोई भी लॉ जो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए जा रहे हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में, आर्टिकल 39B और 39C में इन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 39B और C में ऐसी बात लिखी गई है कि इसे आर्टिकल 14 के कॉन्टेक्स्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो इसी वजह से आर्टिकल 31C ये बात करता है। आर्टिकल 39B और 39C क्या है। आर्टिकल 39B कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज टू सर्व द कॉमन गुड, यानी ओनरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन और मटेरियल रिसोर्सेज का जो कंट्रोल है वो इस तरीके से हो कि कॉमन गुड को फायदा मिले। आर्टिकल 39C क्या है, ये रोकता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एक ही इंसान के पास सारे वेल्थ की कंसंट्रेशन ना आ जाए, इस चीज़ के विरोध में ये बात देखने को मिलती है डीपीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो लॉज है ना, जो इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ओवरऑल 39B और 39C, ये आर्टिकल 14 के बेस पे चैलेंज किया जा सकते हैं, पर इस चीज़ को रोकने के लिए आर्टिकल 31C का प्रोविजन देखने को मिलता है ना। बाद में दिस पोजीशन वाज अपहेल्ड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, क्योंकि केशवानंद भारती केस में और फिर बाद में मिनर्वा मिल केस में भी क्लैरिफाई कर दिया गया कि क्या आर्टिकल 31C का जो एक्सटेंशन है वो सारे डीपीएसपी में होगा, तो ऐसा नहीं है। बट इनका जो प्रोटेक्शन है 39B और C को लेके वो बात यहाँ पे रिटेन्ड है, बनाई रखी गई है।
और क्यों, लॉजिक आपको समझ आ गया, क्योंकि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, बट यहाँ पे 39 बी और सी में इस कंसंट्रेशन को रोकने की बात की जाती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी, और इसका आंसर क्या होगा, बी। यहाँ पे आपको गलत वाला स्टेटमेंट बताना है इन रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहला कह रहे हैं जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर को हटाकर, एक्सक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ये 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात तो गलत है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। सारे मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, है ना। तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। तो इस हिसाब से जो पहला है वो गलत है, हमसे गलत पूछा तो हमारे आंसर में आंसर आ गया ऑप्शन ए 1 और 4। बाकी के भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें और कौन कौन से हैं। दूसरा कह रहे हैं कि जो 91st अमेंडमेंट है इसमें एक कैप लगा दिया गया, एक बार लगा दी गई कि कितने मिनिस्टर्स होंगे। हाँ, तो 91st अमेंडमेंट में ही हम देखते हैं 15% वाला कैप लगा दिया गया। तो आंसर यहाँ पे दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल्सो एप्लीकेबल टू स्टेट्स इन इंडियन यूनियन। तो ये बात भी सही है। आर्टिकल 164 में ये ही चीज़ सेम 15% वाला क्राइटेरिया स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में भी अप्लाई कर दिया गया, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 12 मेंबर्स। चौथा कह रहा है सीलिंग ऑन द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज लिमिटेड टू 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द हाउसेस। नहीं, ये तो गलत है ना, बोथ द हाउसेस की बात कहाँ है, ये तो लोकसभा की बात है। तो इस वजह से आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा 1 और 4, क्योंकि पहला और चौथा गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। ऐसे सवाल बहुत पूछे गए हैं पास्ट में, 15% वाला क्राइटेरिया। एक स्टेटमेंट है और एक्सप्लेनेशन है। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी सारे देखने को मिले, जो कि अभी रिसेंट ट्रेंड देखने को मिल रहा है यूपीएससी के भी बहुत सारे एग्जाम्स में। पहला कह रहा है फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। दूसरा कह रहे हैं जो स्टेट है ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है ऑन सर्टेन राइट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेंटी, सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। दोस्तों आप बताओ क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है? गलत है ये साफ तौर से, है ना। ये तो हम हर जगह पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन उतने टफ नहीं है, बट क्वेश्चन का लैंग्वेज काफ़ी अच्छा है, तो ये तो गलत है। इंडिया में फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। ज़्यादातर फंडामेंटल राइट आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द स्टेट। जैसे आर्टिकल 19 जो है, इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, है ना, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, इन बेस पे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। और सर्टेन इमरजेंसीज के टाइम पे हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड भी किया जा सकता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं कि स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है सर्टेन राइट में। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है ना, ये बात बिल्कुल सही है। पहला हो जाता है गलत और एक्सप्लेनेशन सही है। बड़ा ही आसान सवाल है, यहाँ पे ऑप्शन डी गायब है, बट कोई नहीं, हमारा आंसर ऑप्शन सी है यहाँ पे, है ना। ऑप्शन सी ही है ना, नहीं ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी यहाँ पे है कि जो एस है वो इनकरेक्ट है ना, एस इज इनकरेक्ट, एस इज इनकरेक्ट, और ई जो है वो करेक्ट है, बट ई इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। जुडिशियल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पहला कह रहे हैं ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 1 चीफ जस्टिस थे और 7 जजेस थे। दूसरा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो एक्ट आया, नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 का, इसमें 10 जजेस ये बढ़ाकर कर दिए गए, एक्सक्लूडिंग CJI, यानी इन टोटल 11 हो गए, है ना। और तीसरा कह रहे हैं जो एक्ट है ये 5 बार अमेंड किया गया। और चौथा कह रहे हैं जो मैक्सिमम इंक्रीज है वो कब देखने को मिला, 2008 वाले अमेंडमेंट एक्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे पहला सही है। आर्टिकल 124 का क्लोज 1 जो है ये साफ तौर से यही कहता है कि जो ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो कितनी थी, नॉट मोर देन 7 अदर जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन टोटल 8 जजेस। ठीक है, तो इस हिसाब से ये पहला सही है। दूसरा कह रहे हैं ये जो एक्ट है 1956 वाला, इसमें 10 जो जजेस हैं वो रखे हैं। बट अगर आप ये देखो तो 19, हाँ ये बात सही है वैसे, एक्चुअली ये सही है, क्योंकि पार्लियामेंट ने इनेक्ट करा था नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 का, और इसमें जो नंबर है वो बढ़ाकर टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 11 कर दी गई थी। इसके बाद भी आप देखो तो टोटल 6 बार अमेंडमेंट हुआ है ना, टोटल 6 बार अमेंडमेंट हुआ है। और 1960 में जो अमेंडमेंट हुआ इसमें जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो 13 कर दिए गए। उसके बाद 1977 में अमेंडमेंट हुआ, इसमें 17 कर दिए गए। फिर 1986 में जब 25 कर दिया गया, फिर 2008 में भी अमेंडमेंट हुआ है और इस टाइम पे नंबर ऑफ जजेस बढ़ाकर 30 कर दिए गए। 2019 में फिर हुआ अमेंडमेंट,
इसमें 33 कर दिए गए, और 2026 का बिल्कुल जो रिसेंट वाला है इसमें 37 कर दिए गए अदर जजेस। यानी अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो टोटल 38 जजेस हैं, जिसमें से वन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 37 अदर जजेस हैं। ठीक है, 37 अदर जजेस हैं। तो इस हिसाब से जो कह रहे हैं ना कि तीसरा कि 5 बार अमेंड हुआ, असल में ये 5 नहीं 6 बार अमेंड हुआ है, तो तीसरा गलत है। और ये चौथा कह रहे हैं मैक्सिमम इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ जजेस वाज बाय द अमेंडमेंट एक्ट 2008, ये बात गलत है। असल में ये 1980, ये आप देखो 13 से 17 बढ़े, 4 बढ़े, सॉरी हाँ 4 बढ़े, फिर ये देखो 8 बढ़े, फिर ये 5 बढ़े, फिर 3 बढ़े, फिर ये 4 बढ़े। तो सबसे ज़्यादा 8 जजेस बढ़े थे किस वाले एक्ट में, 1986 वाले एक्ट में। ठीक है, तो असल में यहाँ पे 2008 नहीं 1986 होगा, क्योंकि 1986 वाले एक्ट में टोटल 8 जजेस का इंक्रीमेंट देखने को मिला था। तो इस वजह से तीसरा चौथा गलत है, पहला दूसरा सही है। पूछा इन्होंने कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर बी होगा ओनली 2। पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। बड़ा ही टफ फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रेफरेंस में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए और आपको बताना कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। पहला कह रहा है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट्स देखे जाते हैं। दूसरा कह रहा है रिट इशू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट को लेकर। तीसरा कह रहा है ये कोर्ट ऑफ अपील के जैसा एक्ट करता है। चौथा कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो चौथा है वो गलत है, क्योंकि जो अमेंडमेंट वाली बात है ना ये पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, अमेंडमेंट वाली बात किन के पास है, पार्लियामेंट के पास। तो इस वजह से ये जो चौथा है वो गलत है। बाकी पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है ना। आसान क्वेश्चन नहीं है, तो पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जैसा कि आप जानते हो सेंटर और स्टेट्स या फिर स्टेट और एक से ज़्यादा स्टेट्स जब इन्वॉल्व है तो उस केस में भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन काम करता है। और जो दूसरा कह रहे हैं रिट्स इशू कर सकते हैं, ये तो आप समझ ही रहे हो, अंडर आर्टिकल 32 5 तरह के रिट्स इशू किए जा सकते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और कोर्ट ऑफ अपील कैसा एक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट है और ये अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ये बात गलत है। अमेंडमेंट वाली बात आर्टिकल 368 में देखने को मिलती है। हाँ, जो अमेंडमेंट किया गया है उससे इंटरप्रेट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, पर अमेंड करने के जो पावर है वो पार्लियामेंट के हाथों में है। अगला देखिए, इसमें कह रहे हैं नॉट ऑल राइट्स बेस्ड लॉज लीड टू इक्विटेबल आउटकम्स। एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ हैं ये अफेक्ट करता है इन राइट्स के एक्सेस को लेकर। तो केवल एक लीगल राइट ग्रांट करना ये इस बात की इंश्योरिटी नहीं देता है कि सभी कोई राइट्स को इक्वली एंजॉय करेंगे, है ना। डिफरेंट ग्रुप्स में हैव अनइक्वल कैपेसिटीज टू एक्सेस क्लेम और बेनिफिट फ्रॉम दोज राइट। एग्जाम्पल मान लो राइट टू एजुकेशन एग्जिस्ट तो कर रहा है फॉर ऑल चिल्ड्रन, बट चिल्ड्रन फ्रॉम रिमोट एरियाज, पुअर हाउस होल्ड या फिर कई बार मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ बहुत सारे बैरियर्स को फेस करते हैं, सच एज लैक ऑफ अ स्कूल या कई बार पॉवर्टी के कारण, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के कारण। तो इस वजह से ये जो बात है बिल्कुल सही है। और जो इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ के कारण ऐसा होता है कि सभी लोग हर राइट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ हैं, पॉवर्टी हो गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जेंडर बायसनेस कई बार देखने को मिलती है, रीजनल डिस्पैरिटीज होता है या लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से इन राइट्स को एक्सेस करने में कई बार प्रॉब्लम भी आती हैं। तो इस हिसाब से ये बिल्कुल सही है। और ये जो रीज़न कह रहे हैं ना कि राइट बेस्ड लॉज दे में फेल टू प्रोड्यूस इक्विटेबल आउटकम्स, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ये दोनों सही हैं बट यहाँ पे क्या होगा, ई इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। ई इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला कह रहा है प्रिविलेजेस वुड नॉट बी फेटर्ड बाय आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिविलेजेस मस्ट बी रेड सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स 20 to 22 एंड आर्टिकल 32। Immunity is available in relation to both civil and criminal prosecution. Immunity is available in relation to freedom of speech even in his or her private or personal capacity. बताना आपको यहाँ पे कितने सही हैं, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, चारों सही हैं। तो क्या होगा, देखो प्रिविलेजेस की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 105 में और पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में और आर्टिकल 194 में स्टेट लेजिस्लेचर के कॉन्टेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि जो हाउस के अंदर बात की जाएगी फ्रीडम ऑफ स्पीच की, वो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज है। और आर्टिकल 19 में जो हमें फ्रीडम्स दिए गए हैं स्पीच का, उससे कहीं ज़्यादा वाइडर है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आर्टिकल 19। ठीक है, तो ये जो प्रिविलेजेस है ना, इसे फैक्टर नहीं किया जा सकता बाय आर्टिकल 19। तो इस वजह से पहला जो है वो सही है।
प्रिविलेजेस मस्ट बी रेट सब्जेक्ट टू आर्टिकल 20 to 22 एंड आर्टिकल 32। हाँ, ये बात सही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट एंड मस्ट बी हार्मोनाइज्ड विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ संगत में होने चाहिए और खास तौर से फंडामेंटल राइट और जुडिशियल रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो प्रिविलेजेस हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस को ओवरराइड नहीं कर सकते। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, प्रिविलेजेस दिए गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, इसका मतलब ये नहीं कि वो संवैधानिक उपचारों को ही ओवरराइड कर दें। तो आर्टिकल 20, 21, 22, 32 इनको ओवरराइड नहीं कर सकते मेजरली, है ना। तो इस वजह से जो सेकंड है वो भी सही है। तीसरा कह रहे हैं इम्यूनिटी इज अवेलेबल इन रिलेशन टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ये बात गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है बिकॉज मेंबर्स एंजॉय इम्यूनिटी ओनली फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन इन पार्लियामेंट। यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो केवल वो कोई बात बोलते हैं उस केस में, या फिर वो जो वोटिंग करते हैं पार्लियामेंट में, उन्हीं चीज़ में उन्हें इम्यूनिटी है। ये जनरल इम्यूनिटी नहीं देता है फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या सिविल लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल करप्शन, फ्रॉड, इन केसेस में ऑब्वियसली दे कैन स्टिल अट्रैक्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, है ना। सिविल सूट्स कैन ऑल्सो बी फाइल्ड इन अप्रोप्रिएट केसेस, है ना। तो इस वजह से जो तीसरा है वो गलत है। चौथा कह रहा है इम्यूनिटी इज अवेलेबल इन रिलेशन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इन हीज और हर पर्सनल कैपेसिटी, प्राइवेट और पर्सनल कैपेसिटी। ये बात भी गलत है। ये जो पार्लियामेंट्री फ्रीडम है ये केवल अप्लाई होता है ओनली इनसाइड द पार्लियामेंट। तो जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं पॉलिटिकल रैलीज में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, सोशल मीडिया में, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो इस वजह से चौथा गलत है। आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कौन सी बात यहाँ पे गलत है। पहला कह रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ इज फाउंड इन द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा कह रहे हैं इलेक्टेड मेंबर हु वर नॉट इनिशियली सेट अप बाय अ पार्टी बट लाटर ज्वाइन वन पार्टी फेस डिस्क्वालिफिकेशन। तीसरा कह रहे हैं नॉमिनेटेड मेंबर फेस डिस्क्वालिफिकेशन इफ दे ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट दे टेक देयर सीट। चौथा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। दोस्तों, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अक्सर सवाल देखने को मिलते हैं। पहली चीज़ ये कि हमारे 10th शेड्यूल में है और ये 52nd अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। तो ये पहले से नहीं था, ये अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। डिफेक्शन का मतलब क्या है? तो अगर कोई अपनी मेंबरशिप को जानबूझ करके अपनी पार्टी के मेंबरशिप को छोड़ देता है तो डिफेक्शन में आएगा। या फिर जब पॉलिटिकल पार्टी ने डायरेक्टिव इशू किया है कि इस पर्टिकुलर चीज़ में वोटिंग होनी चाहिए और वो यहाँ पे वोटिंग नहीं कर रहे हैं या उसके खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं, तो इस केस को भी डिफेक्टिव माना जाएगा, है ना। और यहाँ पे एक स्प्लिट की भी बात देखने को मिलती है कि अ स्प्लिट बाय 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ पार्टी फॉर्मिंग अ ग्रुप 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो इसमें जो स्प्लिट की बात है वो भी डिफेक्शन के अंदर आएगा। मान लो टोटल 30 मेंबर हैं तो उसमें से 10 मेंबर जो 1/3 हैं वो अलग हो जाते हैं, एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, तो क्या वो भी उन्हें इम्यूनिटी मिलेगी? नहीं, वो भी डिफेक्शन के अंदर ही आएगा, ठीक है, वो भी डिफेक्शन के अंदर आएगा। डिफेक्शन क्या नहीं है वो देखो आप, अंडर आर्टिकल 102 एंड 191 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, अनसाउंड माइंड है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या अगर वो सिटीजन नहीं है, तो ये चीज़ें भी डिफेक्शन के अंदर आएगी। इनफैक्ट जो नॉमिनेटेड मेंबर है जब वो ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी को आफ्टर 6 months, और ये इंडिपेंडेंट मेंबर जो ज्वाइन कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर द इलेक्शन, ये चीज़ें भी डिफेक्शन में आएगी। सिर्फ नो डिफेक्शन में क्या आएगा, तो जो मर्जर होता है ना 2/3 ऑफ मेंबर का विद अनदर पार्टी, है ना। मान लो टोटल 60 मेंबर्स हैं और इसमें से 2/3 अगर हम देखें तो ये 40 आता है। तो अगर 40 MPs का देखने को मिल रहा है अनदर पार्टी के साथ, तो वो चीज़ यहाँ पर डिफेक्शन के अंदर नहीं आएगी। बाकी इतने सारे केसेस में डिफेक्शन ही काउंट होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये तो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है और ये क्योटो हॉलन केस में देखने को मिला है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन है उन्हें दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो पहला जो कह रहा है ना कि ये 9th शेड्यूल में, ये बात गलत है, 10th शेड्यूल में है। दूसरा कह रहे हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर है जो इनिशियली हु वर नॉट इनिशियली सेटअप बाय अ पार्टी बट बाद में ये पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो ये डिस्क्वालीफाई, हाँ तो ये बात सही है। इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो होते हैं ना, जो इनिशियली जिन्होंने पार्टी को जो नहीं ज्वाइन करा बट बाद में पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये भी डिस्क्वालिफिकेशन के भागी होंगे। तो इस वजह से जो दूसरा है वो भी सही है। तीसरा कह रहे हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स फेस डिस्क्वालिफिकेशन इफ दे ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months। ये बात भी सही है, आप देखो यहाँ पे, है ना, 6 month के बाद जब नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन करते हैं, और इंडिपेंडेंट मेंबर भी अगर इलेक्शन के बाद ज्वाइन करते हैं तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन का हिस्सा है। तो दूसरा तीसरा सही है।
चौथा कह रहा है सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल फॉर गिविंग इफेक्ट टू एंटी डिफेक्शन लॉ। तो क्या ये बात सही है? ये बात यहाँ पे गलत है। चौथा जो है यहाँ पे साफ तौर से गलत है। चौथा क्यों गलत है? चौथा इसलिए गलत है क्योंकि जो ओरिजिनल 10 शेड्यूल है इनमें स्पीकर के डिसीजन को फाइनल माना गया। हालांकि बाद में कियोतो होलन वर्सेस जाचिलो का केस आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो स्पीकर का डिसीजन है इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, है ना, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं। बट ये जो कह रहे हैं ना कि ये फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देंगे, ये बात यहाँ पे गलत है। फाइनल डिसीजन प्रिजाइडिंग ऑफिसर का होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहला और चौथा गलत है, दूसरा तीसरा सही है। तो हमें गलत वाला बताना है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 4। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा 1 और 4। ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। सीडीएस का क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन लॉ बैन्स एन इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट द एक्सप्लिसिट मैंडेट ऑफ हिज और हर पार्टी। आप पार्टी के खिलाफ आप जाकर वोटिंग करोगे तो फिर ये तो डिफेक्शन के अंदर आएगा। तो पहला सही है। दूसरा कह रहे हैं एंटी डिफेक्शन प्रोविजन डू नॉट अप्लाई 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ पार्टी डिसओबे द मैंडेट ऑफ द पार्टी एंड कॉन्स्टिट्यूट देमसेल्फ एज अ सेपरेट पार्टी। नहीं, ये बात तो गलत है। ये बात तो डिफेक्शन के अंदर आता है, यह पढ़ लो, है ना। ये वाली चीज़ डिफेक्शन के अंदर आती है, 1/3 वाली बात यहाँ पे लिख रखा है। बट 2/3 वाली बात डिफेक्शन के अंदर नहीं आती। अगर 2/3 मेंबर अलग होते हैं और फिर दूसरी पार्टी के साथ मर्जर करते हैं तो फिर ये मर्जर ही कहलाएगा, ये डिफेक्शन नहीं कहलाएगा। तो इस वजह से जो दूसरा है वो गलत है, क्योंकि 1/3 की बात कर दी गई, 1/3 नहीं 2/3 होगा। तो आंसर है ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आप देखो सीएपीएफ 2019 में पूछा गया 10 शेड्यूल के कॉन्टेक्स्ट में, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। पहला कह रहे हैं शेड्यूल लेज डाउन दैट द इलेक्टेड मेंबर में बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। हाँ, ये बात सही है, इलेक्टेड मेंबर भी डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर। हाँ, मर्जर होगा तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कहलाएगा? अगर कोई 2/3 मेजोरिटी के साथ दूसरी पार्टी से जाकर मर्ज हो रहा है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कहलाएगा। तीसरा कह रहे हैं केसेस ऑफ डिस्प्यूट्स आर डिसाइडेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस कंसर्न। हाँ, ये बात सही है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथों में ये पावर होती है कि वो चीज़ डिफेक्शन में आएगी या नहीं आएगी, पर वो चीज़ अनक्वेश्चनेबल नहीं है, कोर्ट में क्वेश्चन किया आ सकता है। चौथा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फाइनल आर्बिटर इन केसेस वेयर विच रिमेन अनरिजॉल्व। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द फाइनल आर्बिटर, हमने देखा है ये, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही फाइनल आर्बिटर होते हैं। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। और उम्मीद है आपको इस तरह के सवाल जो सिमिलर लाइंस पे पूछे जाते हैं, जैसे अगर आप ये देखो सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर टू मेक रूल फॉर इफेक्टिंग टू द गिविंग इफेक्ट टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, ऐसे वाले क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, और आने वाले वीडियोस में हम इस पेपर के बाकी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपने राय अथवा सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कोर्सेज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में नंबर है, वहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।